दो सवाल, अगर 498A की एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या उस एफआईआर को जड़ से खत्म कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, अगर हमने उस एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है 482 सीआरपीसी पिटीशन में, तो क्या अगर ड्यूरिंग दैट पिटीशन अगर चार्जशीट फाइल हो जाए तो क्या आपकी पिटीशन खत्म हो जाएगी? इन दो मुद्दों पर हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और बताया है कि 498A को जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है, और अगर पुलिस वाले चार्जशीट कर भी दें तो भी हाई कोर्ट अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज कर सकती है, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके अधिकारों से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस घर बैठे मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है या अगर आप 498A के केस से सफर कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे या मेरी टीम से बात करके घर बैठे अपने कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं दो महत्वपूर्ण मुद्दे की कि 498A को जड़ से कैसे खत्म किया जाए और दूसरा, चार्जशीट हो भी जाए तो कैसे उससे बचा जाए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि द मोमेंट चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, जनरली हाई कोर्ट्स का व्यू रहता है कि अब आप क्या करोगे, अब आप ट्रायल लड़ो, तो उस केस से कैसे बचा जाए जानेंगे। लेकिन हम उस केस को जानने से पहले उसके फैक्ट्स को जान लेते हैं और उस फैक्ट्स को जानने से पहले उस केस का नाम जान लेते हैं। अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक कर आप चाहें तो पूरा जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। इस केस में 2007 में हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है। वाइफ यहाँ पर टीचर होती है और हस्बैंड मुंबई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। नो डाउट वाइफ का ससुराल इंदौर में होता है। शादी के बाद वो कुछ दिन इंदौर रहती है सास और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, वो भी सिर्फ 2-4-5 दिन के लिए। और उसके बाद क्योंकि उसका हस्बैंड जो है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है तो वो वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे वो रहना शुरू करते हैं। लेकिन बीच में हस्बैंड वाइफ की कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और उनके बीच में आपस में नहीं बनती है, तो अल्टीमेटली वो ये सोचते हैं कि हमें अब साथ नहीं रहना। और ऐसा वाइफ एक एलिगेशन लगाती है कि मुझे वो परेशान करते हैं दहेज के लिए, तो वो ऐसा कहकर वो वापस अपने पियर यानी अपने माता पिता के घर पे आ जाती है। अब जब वो घर आती है तो वो 4 साल तक कुछ नहीं करती। 2009 में घर आ जाती है और 2013 में यानी एग्जैक्ट 4 साल बाद वो एक एफआईआर दर्ज कराती है 498A आईपीसी में। 498A बात करता है कि अगर आप किसी लेडी को उसको दहेज के लिए परेशान करें तो 498A आईपीसी में ये अपराध है। अब जब वो ये एफआईआर दर्ज कराती है तो दर्ज कराती है अपने पति के खिलाफ, अपनी सासू माँ के खिलाफ और अपने 2 ब्रदर इन लॉ। अब जब इन 4 पे एफआईआर दर्ज होती है तो इनमें से 3 जने, 2 ब्रदर इन लॉ और मदर, पहुंचते हैं सीधा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। वो ये कहते हैं कि ये जब लड़की हमारे यहाँ घर में रही नहीं है, 2-4 दिन हमारे यहाँ रही है और वो बाकी पूरा टाइम अपने हस्बैंड के साथ मुंबई रही है, हमारा क्या रोल 498A आईपीसी में। दोस्तों, जब भी यहाँ पे मैं 1 मिनट का पॉज लेकर आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हो गई जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक एफआईआर में पूरे परिवार को घसीट लेती है वो लड़की, तो हमें सबसे पहले 482 सीआरपीसी में एक पिटीशन लगानी चाहिए और उसे हम कहते हैं एफआईआर क्वेशिंग पिटीशन, जहां हम हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं मेड आउट हो रहा है तो हमारे हद तक आप उस एफआईआर को क्वेश कर दे। यही हुआ इस केस में। उन्होंने एमपी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अब यहाँ डेवलपमेंट होता है, जब उनकी पिटीशन चल रही होती है कोर्ट में, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड पुलिस वाले चार्जशीट फाइल कर देते हैं। चार्जशीट इन सब के खिलाफ यानी हस्बैंड के खिलाफ तो करेंगे, जनरली ऐसा करते आए हैं, लेकिन मदर इन लॉ और दोनों ब्रदर इन लॉ के खिलाफ भी 498A में ऑफेंस प्रूफ मानते हुए चार्जशीट कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल कर देते हैं। अब जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ये 3% जो पिटिशनर्स होते हैं एमपी हाई कोर्ट में, ये एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि सर, क्योंकि हमने पहले एफआईआर चैलेंज करी थी और अब चार्जशीट भी हो गई है तो हम चाहते हैं कि आप इस चार्जशीट को रिकॉर्ड पे लेके इसको भी क्वेश कर दें। लेकिन एमपी हाई कोर्ट ऐसा नहीं करती और उस पिटिशन को डिसमिस कर देती है। अब इस बात से एग्रीव्ड होकर ये दोनों ब्रदर इन लॉ और मदर यानी 3 पिटिशनर्स पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2 इशू हैं। पहला कि क्या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन अगर कोई चार्जशीट पेश कर दे तो क्या हम उसको क्वेश कर सकते हैं, और दूसरा 498A में क्या ऐसे एफआईआर खत्म कर देनी चाहिए, क्या उनके खिलाफ ऑफेंस नहीं बनता है तो क्या उनको ट्रायल भुगतानी चाहिए या नहीं। अब आते हैं पहले इश्यू पे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने 2019 में आनंद कुमार महतो वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में ये बात क्लियर कर दी है कि चार्जशीट फाइल हो नहीं हो
इससे आपके 482 पिटिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एज ए लॉयर हम खुद फील करते हैं कि जनरली हाई कोर्ट ये व्यू लेती है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो वो कहती है कि आप आपके क्लाइंट को बोलो कि आप ट्रायल भुगते। अब हाई कोर्ट में कुछ नहीं रखा है, जो कि एक गलत नोशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार ये कहते आई है कि चार्जशीट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 482 में अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ एक फ्रिवोलियस केस फाइल हुआ है तो वो आपकी एफआईआर को रद्द कर सकते हैं, एफआईआर क्वैश कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहला इशू डिसाइड किया और बोला कि हाई कोर्ट वाज रॉन्ग, क्योंकि उसे एफआईआर क्वैश कर देनी चाहिए थी। इस ग्राउंड पे खारिज करना कि चार्जशीट फाइल हुई है हमें सही नहीं लगता। तो आज के बाद अगर आपका कोई केस पेंडिंग है किसी हाई कोर्ट में और अगर चार्जशीट फाइल हो रही है तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस जजमेंट को यूज करके। दूसरा इशू अब उठा कि 498 को खत्म कर देना चाहिए इन तीनों के खिलाफ, क्योंकि ये तो वहां रही ही नहीं कभी लड़की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने कई सारे लैंडमार्क जजमेंट का एनालिसिस किया। ये जजमेंट दोस्तों आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स का एनालिसिस मिलेगा। दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 498A पर अभी तक दिए हैं, जिसमें से एक पर हमने वीडियो भी बनाया है, उसकी भी मैं नीचे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। दो जजमेंट, पहला प्रीति गुप्ता का 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरा कहा कसन कसर का 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इन दोनों जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वापस वहां पे कोट किया और इस केस के फैक्ट्स को एनालिसिस किया। यहाँ पर कई सारे मेटेरियल फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए। सबसे पहला, डिले इन एफआईआर। 2009 में वो लड़की यानी वो वाइफ अपना घर छोड़ देती है और 2013 में एफआईआर दर्ज कराती है और 4 साल कोई उस पर एलिगेशन नहीं है कि वो मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ ने तंग किया हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात कही कि जब 2009 में वो घर छोड़ के गई और 4 साल उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो वो चुप क्यों बैठी रही। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो उससे तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। नो डाउट कई बार हम केसेस में एफआईआर में डिले को जस्टिफाइड कर देते हैं कि भाई हो सकता है उसे अपने समाज में अपनी सोची होगी, उसके माता पिता की चिंता हुई होगी कि मैं अपना नाम खराब नहीं करूं, इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगी। लेकिन 4 साल इतना लंबा वेट और दूसरा उसमें कोई इंसिडेंट का एलिगेशन भी नहीं 4 साल का, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा उस वाइफ के केस के अगेंस्ट जाने के लिए। तो पहला ग्राउंड रहा डिले इन एफआईआर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी देखा कि उस लड़की के कई जगह स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन था, तो कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना। और तीसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि 498 कैसे बनेगा। वो मदर इन लॉ जो सिर्फ 2-3 दिन रही और 2 ब्रदर इन लॉ में से एक ब्रदर इन लॉ तो दिल्ली ही रहता है, वो तो कभी 1-2 घंटे के लिए आया है, तो उसका कैसे नाम आ सकता है। और दूसरा ब्रदर इन लॉ वो एक जुडिशियल ऑफिसर है और उसके खिलाफ इस लड़की ने कई सारी उसके हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर रखी है, तो ये भी एक क्रूअल्टी है। इन सारी बातों को नोट करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि 498 का ऑफेंस इन तीनों के खिलाफ नहीं बन सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लैंडमार्क जजमेंट भजन लाल को भी वापस डिस्कस किया और बताया कि कैसे 1990-1992 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पॉइंट पर चलती आई है कि अगर आपके खिलाफ कोई फॉल्स एंड फ्रिवोलस केस है तो आप अपने पेरेंट हाई कोर्ट में जाकर 482 की धारा का यूज करके उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसलिए इन तीनों की हद तक उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो 2 प्रिंसिपल निकल कर आए कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा है और आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है ही नहीं और आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आप 482 में जाकर अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पिटिशन फाइल करते समय अगर चार्जशीट नहीं हुई है और अगर ड्यूरिंग द पिटिशन चार्जशीट फाइल होती है तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके खिलाफ चार्जशीट हो या नहीं हो, अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा है तो 482 में आपके एफआईआर और चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूं, हम तक बात करें, अपनी समस्या को सॉल्व कीजिए। एक ही उद्देश्य है हमारा कि हम आपको जागरूक करें ताकि आपके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।